अल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट लेक्चर में बेटा आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं अब फिनॉल की जो बची हुई रिएक्शंस थी और ईथर के बारे में डिस्कशन करतेंगे और उसके यूजेस को देखेंगे। और उनमें से एक रिएक्शन जो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, कोलवेज रिएक्शन। बेटा कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, दिस इज कोलवेज रिएक्शन। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस अलग है और कोलवेज रिएक्शन अलग है। कोलवे रिएक्शन में फिनॉक्साइड आयन को देखो क्या होता है कोलवे रिएक्शन में। कोलवे रिएक्शन में हमने एक फिनॉक्साइड आयन लिया। ऑब्वियसली हम लोग फिनॉक्साइड आयन तो बहुत ही आराम से डेवलप कर सकते हैं, सबको पता है। ये फिनॉक्साइड आयन हमने लिया और ये फिनॉक्साइड आयन आपका, और फिनॉक्साइड आयन के बारे में तो सबको पता ही है ना कि भाई फिनॉक्साइड आयन कैसे मिलता है। अरे अगर ये भूल गए हो तो बहुत ही गलत बात है। फिनॉक्साइड आयन के बारे में कितना बता चुका हूँ मैं कि फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन को आप CO2 से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो। जैसे आपका ये CO2 है, CO2 देखो, CO2 ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करा सकते हो, देखो ऐसे करा सकते हो। ये जो आपका है इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे वर्क करता है याद रखिएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन वो सराउंडिंग एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हो तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। और इसकी वजह से अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं ऐसे मान लूँ कि घूम गई और ये प्लस यहाँ पे जनरेट हो गया, तो ज़रा समझिए, अगर ये प्लस यहाँ पर जनरेट हो गया सो आई कैन से कि ये यहाँ से इस तरीके से इस H की जगह पर आ जाएगा और ये H यहाँ से हट जाएगा। तो जब ये H की जगह पर आ जाएगा और ये H यहाँ पर हट जाएगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये आपका आ जाएगा CO- और ये आपका COH। अब ये जो यहाँ से H हटा था ना, ये Na तो यहाँ से हट के ये जो H हटा था, ये H कहाँ पे आ जाएगा, ये H जो यहाँ से हटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो Na हटा था ना, Na आपका ऑब्वियसली एक कार्बोक्सिलेट आयन को बनाना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये आपका सोडियम सैलिसाइलेट ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे सोडियम सैलिसाइलेट बोला जा सकता है। अब देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे ही आएगा। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे ही रहना पसंद करेगा, रीज़न इसका भी अभी आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये ऐसे बन जाएगा और इसके बाद यहाँ से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपका जो होगा ना, ये आपका इस तरीके से फिनॉल तो आपका पहले ही बन चुका था और ये आपका COOH ये बन जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही अच्छी चीज़ है सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड हम लोग यहाँ से बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड यहाँ से बनाया। अब देखिए रीमर रिएक्शन इसी की निकलती है, उसमें सैलिसिल्डिहाइड बनाया जाता है और ये सैलिसिलिक एसिड बना दिया गया। कैसे बना दिया गया भाई, इससे H+ मिलेगा, वो H+ इसको रिप्लेस कर देगा और ये आपका यहाँ से H यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पे कौन बन रहा है, ये बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे नहीं जा सकता? यस जा सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका पैरा पे भी जा सकता है, लेकिन ऑर्थो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेटा वहाँ पे जनरेट हो रही है। इस वजह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसे हम कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो ही यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा रिएक्शंस आगे दी गई होंगी। देखिए इन्होंने विदाउट मैकेनिज्म ये चीज़ें दी हैं, तो मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म इसमें समझा दी कि हाउ इट रिएक्ट्स, कैसे ये तो आपको पता ही है कि यार ये वाला जो माइनस होता है ये प्लस होता है, तो ये Na+ उसको रिप्लेस कर देता है। और वैसे भी एसिडिक होता है तो बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बना लेता है। और CO2 देखिए CO2 के बनने के बाद क्या हुआ था, और बाद में H+,
जो मैंने H3O+ लिखा है, तो H+ वैसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए उसे H3O+ लिख दिया जाता है। और इस तरीके से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये बना। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से बहुत ही कम अमाउंट में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बहुत आपका ये बन सकता है, लेकिन हम इसको ना के बराबर, बहुत ही लेस, मतलब वेरी 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 माइनर, बहुत ही माइनर, यानी कि बहुत ही कम बनता है। और यही आपका मेजर कंसीडर किया जाता है। रीज़न आप एक और जानते हो। चलिए, इसके बाद एक और अच्छी रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन की भी स्टडी करते हैं कि रीमर-टीमन रिएक्शन किस लिए होती है, कैसे होती है। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको पूरी समझाता हूँ, पूरी बताता हूँ कि रीमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। एक्चुअली क्या है कि अगर फिनॉल को आप, जैसे ये आपका फिनॉल है और ये फिनॉल है, और इस फिनॉल को आप क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस NaOH के साथ हीटअप करते हो, थोड़ा सा हीटअप करते हो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ हीटअप करते हो, तो यहाँ पर से आपको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है बेटा, जब ये CHCl3 का अल्फा एलिमिनेशन होता है यहाँ से, तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट होती है बेटा। जैसे यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दी गई हैं, दैट विल आई विल डिटेल यू, मैं उन सब चीज़ों को आपको बताता हूँ कि जैसे जो CHCl3 है और NaOH की मौजूदगी में जब ये हीटअप होगा ना, एक बेस की मौजूदगी में हीटअप होगा, तो ये आपका CCl2 ऐसे और HCl ऐसा एलिमिनेशन हो जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। ये आपका अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल होता है। और यहाँ से आपको डाइक्लोरोकार्बीन मिलती है, एंड डाइक्लोरोकार्बीन इज़ अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है, चलिए बोर्ड ले लेता हूँ, बोर्ड पे बताता हूँ कि जैसे आपने क्या किया, ये फिनॉल है आपका, और इस फिनॉल के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो CHCl3 का, ठीक है, NaOH के साथ की मौजूदगी में, और हीटअप कर रहे हो थोड़ा सा, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बीन मिलेगी और HCl अलग हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। ये एग्जाम्पल है अल्फा एलिमिनेशन का। और ये डाइक्लोरोकार्बीन इज वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एक एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका इस H पे जाता है और इस H से चला आता है बेटा। आप जैसा कि सब जानते हो, इस H पे जाता है और चला आता है। ज़रा समझिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी H है, अब इस पर तुम ClCl2 को लगाते हो, तो जब ClCl2 को लगाते हो तो क्या होता है, ClCl2 को लगाते हो तो क्या होता है, CCl2 को लगाते हो, CCl2 आपका ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन का वो है, तो प्लस की स्टेट को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, प्लस की स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी और इस पर प्लस आ जाएगा बेटा। तो होगा क्या फाइनली कि ये चीज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये वाला आपका CH, ये वाला CCl2 आपका यहाँ पे आता है, और ये यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ आने पर ये फाइनली आपका ऐसे वो H यहाँ से हट के, और ये कंप्लीट तो होगा नहीं, ये प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CCl2 माइनस, CCl2 माइनस बनेगा, यहाँ पर CCl2 माइनस बनेगा, जबकि H प्लस यहाँ से निकला था, तो वो H प्लस कहीं और ना जाके इसी से जुड़ जाता है, और फाइनली आपका CHCl2 बन जाता है। फाइनली आपका CHCl2 बन जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, फिर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो। जैसे मान लो आपने मतलब हाइड्रोलिसिस कराई, बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अच्छा रहेगा। तो हाइड्रोलिसिस अगर आपने कराई तो यहाँ पर जो CHCl2 है, और वैसे भी NaOH है, तो हाइड्रोलिसिस हो ही जाएगी बेसिक मीडियम की। तो ये जो दोनों Cl हैं, दोनों Cl को वो रिप्लेस कर देगा, और उन दोनों Cl की जगह पर
2OH वहाँ पर आ जाएंगे, दिस इट विल बिकम 2OH। इस तरह से वहाँ पर 2OH आ जाएंगे बेटा। और जब आपका ये 2OH आ जाएंगे फाइनली एक कार्बन पे ये नहीं रह सकता, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। और इसे सैलिसिल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ पे एक स्पेशल बात आपको बता दें कि अगर ये रीमन-टीमन रिएक्शन का एक फॉर्म और आपको समझा दें कि अगर यहाँ पर हम CHCl3 की जगह पर CCl4 ले लें, और ये आपके हाइड्रोलिसिस बाद में इसके स्टेप पे कराएंगे, हीटअप कराएंगे, तो यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि फाइनली आपका ये OH आएगा और ये CCl3 ऐसे जनरेट ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से ये आपका OH आ जाएगा। और इस कार्बन पर जो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर से बता देते हैं, जो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है दैट विल हैव, ये आपका निकल जाएगा और इस जगह पर से ऐसे H2O निकल जाएगा। तो फाइनली इट विल बिकम, दैट विल बिकम COOH। दिस इज नोन एज सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। इट विल गिव यू, आई विल गिव यू दिस सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। ओके, दिस सैलिसिलिक एसिड विल गिव यू द सेम थिंग। I think everything we have discussed. हाँ, ये तो थोड़ा सा NaOH की जगह पे बिल्कुल सही कहा, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, ये आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बड़ा याद रखने वाली है कि ये जिंक डस्ट जो है आपकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जिंक डस्ट क्या करती है, ये पूरे के पूरे OH को उड़ा देती है, उड़ा देती है, पूरे पूरे OH को उड़ा देती है। ये पूरे पूरे OH को उड़ा देती है जिंक डस्ट। ऑक्सीडेशन देखिए जरा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजीकिनॉन। ये बेंजीकिनॉन कहलाता है। हम जैसा कि सब जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये एक्टिवेटेड है, तो दिस इज अ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो जब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है तो अगर किसी भी आप खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, जैसे Na2Cr2O7 था या कॉन्क H2SO4 था, या बहुत ज़्यादा कॉन्क HNO3 का यूज़ कर लेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये आपको बेंजोकिनोन मिल जाएगा। इसे हाइड्रोकिनोन भी बोलते हैं, बेंजोकिनोन मिल जाएगा। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेन्स क्यूनोन्स, यानी कि ऑक्सीडेशन पर ये चीज़ें मिल जाती हैं।
नो डाउट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल भी रही है तो ये आया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ भी रही है तब ये आया। तो Na2Cr2O7 बेटा बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एक बार और फिर आगे चलते हैं। आई थिंक मुझे लगता है ईथर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, सॉरी फिनॉल हमारा कंप्लीट हो गया है, और फिनॉल कंप्लीट होने के बाद अब हम ईथर की तरफ आ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईथर। यहाँ पर ईथर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। गिव स्ट्रक्चर्स द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द, देखिए ना, फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विद HCl ZnCl2। अरे ये सब तो अब बहुत ही ईजी है, HBr से Br आ जाएगा, Cl2 से Cl आ जाएगा, है ना। ये सब तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। मेजर प्रोडक्ट एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन, हाँ ये सब निकाल दोगे, फिर सेट्सऑफ के हिसाब से आप उसकी प्रोडक्ट को बना दोगे, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल से मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। और अभी ऑर्थो और पैरा पे जो फिनॉल्स होंगे ना, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, क्योंकि -R ग्रुप है ना, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, जो माइनस वहाँ जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ से खींच लेंगे। ऑक्सीजन बहुत परेशान हो जाएगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होगी, हाइड्रोजन उतनी तेज़ी से वहाँ से भागेगा और उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, रीमा-टीमन, कोल्वे, अभी सब डिस्कशन अभी हमने किया था। तो आई थिंक दिस इज ओवर नाउ। सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, मिथेनॉल। देखिए ये सब आप लोग को मिथेनॉल के बारे में कुछ खास बात नहीं है कि मिथेनॉल क्या होता है, कैसे होता है। मुझे लगता है मिथेनॉल में आप सब जानते हो कि CH3OH मिथेनॉल होता है, वुड स्प्रिट की तरह, वुड स्प्रिट नाम से यूज़ किया जाता है। वॉज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड by the catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature in the presence of ZNO and Cr2O3। इस तरीके से मिथेनॉल को यूज़ किया जा रहा है। मिथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है, बॉयल करता है 337 केल्विन पर, हाईली पॉइजनस होता है बेटा। इनडाइजेशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज। देखिए कच्ची शराब भी इसे कहते हैं हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कच्ची शराब। अब सब जहरीली शराब या कच्ची शराब जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिए इवन द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल causes blindness and large quantities causes even death. Methanol is used as a solvent in paints, varnishes and chiefly for making formaldehyde। बिल्कुल सही। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इथेनॉल, यही हमारी इथेनॉल क्या है, इथेनॉल ही तो मैं है शराब जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल C2H5OH, है ना। इथेनॉल आपका ये जो है दिस इज कमर्शियली फर्मेंटेशन से यूज़ होता है। आप शक्कर का, गन्ने का, ये सबसे फर्मेंटेशन कराते हैं, आलू के फर्मेंटेशन से, शुगर इन मोलेसेस, शुगर केन फ्रूट सच एज ग्रेप्स, ग्रेप्स की जो शराब होती है, अंगूर की शराब, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, ये सब बातें आप आराम से पढ़ते रहिएगा। बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ाने का या बताने का कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, एक्सेप्ट आप NCERT की एक रीडिंग कर लेंगे तो ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ से देखिए ना, जैसे वैसे भी ये शुगर है, दिस इज योर शुगर, और शुगर को इन्वर्टेज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, इन्वर्टेज ने, और फिर क्या किया, इनमें से आप जो भी चाहो ले लो, चाहे ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, उसको जाइमेज ने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस होल प्रोसेस इज डन बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये आपका पूरा के पूरा विच इज़ फाउंड इन ईस्ट। अब जाइमेज कहाँ मिलता है, ईस्ट में मिलता है, तो ईस्ट डाल दिया हमने इसमें, है ना। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्सेज ऑफ शुगर्स इन ईस्ट। एज ग्रेप्स राइपिन, मतलब बिल्कुल सड़े हुए अंगूरों को वहाँ पर हम सड़ाते हैं, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन, और ईस्ट वहाँ पर पैदा हो जाता है। When grapes are crushed, sugar and enzymes come in contact and fermentation starts. Fermentation takes place in anaerobic conditions, यानी कि without oxygen, in absence of air, carbon dioxide is released during fermentation. These all information you can easily, देखिए ethanol is a colorless liquid
with the boiling point at 350 K Kelvin. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing it in some copper sulfate. Commercial alcohol is made unfit for drinking, making it some copper sulfate. अगर copper sulfate and pyridine as a foul smelling liquid, यानी कि आप क्या करो कि जो नेचुरलेशन है, यानी कि जो नेचुरल उसका चीज़ है अल्कोहल का, आपने उसको डीनेचुरेशन कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल ही उसकी प्रकृति से बदल दिया। नॉर्मली आदमी पीता और उसके बाद उसको ड्रिंकिंग में ले जाता, उस चीज़ का ड्रिंकिंग होता, लेकिन यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट ऑफ pyridine को मिलाने के बाद, कॉपर सल्फेट ऑफ pyridine को मिलाने के बाद डीनेचुरेशन कर दिया अल्कोहल का। और आजकल तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो शराब है दैट इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। ईथीन के हाइड्रेशन से बनता है। आप सब जानते हो दिस इज़ योर ईथीन, और इसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन मीन्स है H+OH। तो ऑब्वियसली क्या बनेगा यार, ये तो फिर तो बहुत ही ईजी है ना। एक ये लगेगा, इट बिकम्स योर CH3 CH2OH। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईथर्स। अब हम लोग ईथर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय द ईथर्स? देखिए ROH, अब इस ROH की जगह पे अगर हम इस भी H की जगह पर दोनों तरफ ईथर ही लगा दें, तो दोनों तरफ अगर ईथर ही लगा दें, इट मे बी सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर ये R है, ये भी R है, तो इट इज सिमेट्रिकल ईथर। इफ दिस इज R एंड दिस इज R', सो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में अगर हम बात करें, ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं। तो जो अल्कोहल है आपका, ये अल्कोहल है CH3 CH2OH। अब देखिए, इसी को अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर ले लोगे, ये हाई टेम्परेचर आपने ले लिया, तो क्या हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन हो गया, ठीक। अब अगर यहीं पर आप इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लोगे तो क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे लोगे तो तब भी ये H ही प्रोवाइड करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा, और तब ईथर कैसे बन जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं कि ईथर कैसे बन जाएगा। बहुत ही इजी है। देखिए, इसका SN2 मैकेनिज्म चलती है, कैसे फॉलो करता है, बिल्कुल इसी को मैं बताता चला जाऊंगा। जैसे सबसे पहले वो जो H+ देगा, वो H+ आपका क्या आएगा, वो H+ यहाँ आएगा, और इसको उसने H2O+ बना दिया। अब H2O+ जब बना देगा तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा H2O, और ये आपका प्लस बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा। ये देखिए निकल गया, और ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, तो इस कार्बोकेटाइन पे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है पीछे से बैक, यानी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल फिर इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। एंड दिस इज, ये जैसे जैसे यहाँ से जैसे जैसे ये निकल जाता है, वैसे ये पीछे से अटैक कर जाता है। इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इधर से निकल गया, ये इधर से पीछे से अटैक कर गया। जब पीछे से अटैक कर गया, तो जब प्लस के साथ ये अटैक करेगा, तो बताओ यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस के साथ जुड़ेगा तो ये वाला प्लस आ जाएगा, और ये CH2 CH3 ये चीज़ आ गई। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि बाद में अल्टीमेटली कुर्बानी किसे देनी पड़ेगी, इसे देनी पड़ेगी।
अल्टीमेटली कुर्बानी देखिए, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेता है और फाइनली ये H+ के फॉर्म में निकल जाता है और फाइनली आपका ये ईथर बन जाता है। वेरी गुड। ये जो स्टेप आया ये आपका SN2 मैकेनिज्म का स्टेप आया बेटा। दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म स्टेप। ये आपके SN2 मैकेनिज्म का स्टेप आया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली। तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स के लिए तो सही है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अगर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के अलावा आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर कुछ और तरीका बनाना मुश्किल है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स ओनली। क्या रीज़न, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि SN2 मैकेनिज्म आपकी फॉलो की जा रही है। जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है बेटा तो वो किसको प्रेफर करती है, वो या तो इस यानी कि इसको प्रेफर करेगी या फिर प्राइमरी अल्कोहल इसको प्रेफर करेगी, यानी कि इसको नॉर्मल मिथाइल अल्कोहल को या प्राइमरी अल्कोहल को प्रेफर करेगी। 2 डिग्री या 3 डिग्री में नहीं प्रेफर करेगी। ठीक है। और अगर इस पे आप ज़्यादा, अगर जैसे आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो बजाय इसके इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा और वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपकी ये जो रिएक्शन होती, अगर ये रिएक्शन आपके SN1 पाथवे को फॉलो करती, जब रिएक्शन सेकेंडरी या टर्शरी होती तो SN1 को फॉलो करती, है ना। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर भले ही वो ऐसा होता हो लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में बजाय एलिमिनेशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन के फिर एलिमिनेशन फेवर कर जाता है, बजाय सब्स्टिट्यूशन के फिर एलिमिनेशन फेवर कर जाता है। अब सवाल इस बात का उठा कि सर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से तो हम कैसे ईथर बना पाएंगे, हर वैरायटी का ईथर तो बना नहीं पाएंगे। तो गिव मी सम सॉलिड वे कि जिससे कि मैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हर वैरायटी का ईथर बना सकूं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई हमारे पास जिसको हम कहेंगे कि ये हर वैरायटी का ईथर आपको बना के दे देगा, एंड दैट विल बी बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस जो है हर वैरायटी का ईथर आपको बना के दे देगा। हर वैरायटी का ईथर आपको बना के दे देगा। देखिए इसकी तो मजबूरी है कि इससे आप केवल 1 डिग्री या 2 डिग्री बना सकते हो, 1 डिग्री ही बना सकते हो, यानी कि आप इस तरह का ईथर बना सकते हो। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से आप हर तरह की चीज़ को बढ़ा सकते हो। सवाल उठा कि सर ये विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, इसका डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे डिस्कशन करेंगे और कैसे विलियमसन ने इतना ज़बरदस्त रिएक्शन दिया। इनका कहना ये था कि देखो भाई ये जो आपका R' जैसे आपने जैसे कहा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर कुछ भी बना सकते हो। होता क्या है इसमें किस तरीके के रिएक्शन होता है, चलिए थोड़ा सा रिएक्शन का आइडिया मैं दे दूँ आपको, स्पेस है, थोड़ा सा रिएक्शन का आइडिया दे दूँ। देखो इसमें क्या होता है कि ये RH होता है और ये आपका RO- होता है। तो RO- है, ये R' N+ है। तो ये आपका जो एल्कोलॉक्साइड आयन है, ये इसमें एल्कोलॉक्साइड आयन में ये जो RO- है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है और SN2 को फॉलो करता है। जिस समय ये बैक से अटैक कर रहा होगा उस समय X निकल रहा होगा और फाइनली ये आपका R'OR बना लेता है। इस तरीके से अगर ये R' अलग अलग है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अगर सेम है दोनों तो ये सिमेट्रिकल हो गया। अब सवाल इस बात का उठता है कि सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या कोई भी बना सकते हैं? हमने कहा हाँ बना सकते हैं, बस शर्ते कि ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है यानी कि RH को केवल आप RH के ऑप्शन आपके पास 2 हैं, या तो आप CH3X लीजिए या आप 1 डिग्री RH लीजिए, यानी कि 1 डिग्री RH लीजिए। मजबूरी है कि आप एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही लेंगे या CH3X भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पे हो रहा है SN2 जिस पे होता है उसमें चारों तरफ स्पेस, उसके चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिएक्शन बिल्कुल बेकार हो जाएगी।
तो इसके चारों तरफ देखो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, हमने सिर्फ या तो ये लिया या ये लिया। लेकिन एल्कोहल ऑक्साइड आयन में कोई भी बेटा कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जैसा चाहो ले लो, आप जो चाहो ले लो। आप आर डो डैश में इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इवन कि यू कैन टेक ऑल्सो, आप यहाँ पर क्या बताऊँ आपको, आप चाहो तो ARO ले लो तो भी कोई मसला नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ पर जैसे फिनोलिक ईथर आप ले रहे हो इसको बनाने के लिए, यदि आप यहाँ पे चाहो कि विनाइलिक एलाइलिक आप अगर जैसे आपने बन लिया एलाइलिक आपने नेगेटिव ले लिया, तो वैसी सिचुएशन भी आप ले सकते हो। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। Na+ बन गया इस तरह से, ये आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। ROR' या फिर ARO Na, या फिर ये आपका इस तरीके से कुछ भी बन सकता है। समझ गए? एक एक करके हर तरह की चीज़ों को, अगर हमें 2 डिग्री ईथर बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, अगर हमें 3 डिग्री बनाना हो तब कैसे बनाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स। तो समझ गए आप कि ये आपका देखिए एल्कोहल ऑक्साइड आयन कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मैंने आपको बताया कि R' की जगह पे R आपका 1 डिग्री R' है अगर, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपने 3 डिग्री ले लिया, दिस इज़ योर 3 डिग्री। हो सकता है आप 2 डिग्री ले लो, वो कोई मसला नहीं है। आप ऐसे ले लो, आप 2 डिग्री ले लीजिए, आप 1 डिग्री ले लीजिए। लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ जितना छोटा लोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये कैसी मैकेनिज्म हो रही है, SN2 मैकेनिज्म हो रही है। SN2 मैकेनिज्म से ये इससे जुड़ता जा रहा है, ये इससे हटता जा रहा है। जिस समय ये जुड़ रहा था उस समय ये हट रहा था, और इस तरीके से ये बन गया। यहाँ से निकला Br, उधर से था Na, दोनों ने ऐड कर लिया बेटा। अब सपोज करिए अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो ना, तो इसको आप प्राइमरी ले लीजिए या फिर बिल्कुल मिथाइल लीजिए। अगर कहीं आपने इसमें सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, इसको आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने कहा यार हम हैलाइड जो है वो ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और अगर आपने इसमें कोई बड़ा अच्छा वो ले लिया, कोई भी बेस ले लिया, हम कह रहे हैं मान लीजिए यही बेस ले लिया आपने, तो 100% आप ये समझिए कि सब्स्टिट्यूशन अब नहीं होगा। अब क्या होगा, अब एलिमिनेशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब एलिमिनेशन होगा। एक H निकलेगा, एक Br निकलेगा, और फाइनली एल्कीन बनेगी। देखिए बड़ी ख़ास बात है यहाँ पर कि सेकेंडरी और अल्काइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में आपको एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चला जाता है। एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, जैसे आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हुई है कि चलो भाई थोड़ी एल्कीन बन रही होगी, थोड़ा बहुत ईथर बन रहा होगा। लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो कोई भी चांसेस नहीं है कि वहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आपने ये 3 डिग्री ले लिया। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है नीचे, इसमें आपने देखा ये आपने अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया। इफ़ यू आर टेकिंग अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, तो कोई भी चांसेस नहीं है कि यहाँ पर फिर किसी भी सिचुएशन में कोई ईथर टाइप की कोई चीज़ भी बने। यहाँ पे भले ही आपने ये छोटा सा ले लिया हो, लेकिन फिर भी अगर इससे आप करेंगे तो यहाँ पे H और Br ही निकलेगा, और एलिमिनेशन ही फेवर करेगा, एलिमिनेशन ही फेवर करेगा। ये रिएक्शंस बहुत बार आती हैं एनसीईआरटी की, ये रिएक्शंस बहुत बार आती है बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, और इसमें पूरी की पूरी उस पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट के क्वेश्चंस और जेई के क्वेश्चंस का एक पूरी सीरीज डेवलप करूंगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा पूरा के पूरा। रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं, Na+O- CH3C डबल बॉन्ड CH2 मिथाइल प्रोपीन, इस तरीके से ये बन गया। सो लेट डिस्कस।
अब जैसे यही है आपका, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हो। इन्होंने पूछा है कि ये जो है वो बिल्कुल ही प्रॉपर नहीं है, तो फिर कौन प्रॉपर होगा। और अगर सवाल इस बात का उठता है अगर हमें ऐसा कुछ बनाना ही हो तो हम क्या लेंगे, तो हम कहेंगे इससे बेटा कि देखो अगर आपने इसका ये एल्कोहल ऑक्साइड आयन लिया और अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो 100% यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि 100% यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देयर विल बी ओनली एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन की ही बात करेंगे, कोई भी और तरीका, कोई भी और रास्ता नहीं है। तो ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, बल्कि हमारा एलिमिनेशन होगा। और इस तरीके से CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। सवाल उठा कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आपको ये मिलेगा, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल ईथर अगर हमें बनाना ही है, यानी कि अगर हमें ये बनाना ही है तो हम करें क्या, अगर हमें ये बनाना ही है ना बेटा, तो एल्कोहल ऑक्साइड आयन की कोई भी पाबंदी नहीं है। आप एक काम करिएगा, एल्कोहल ऑक्साइड आयन बड़ा ले लीजिए, तो आप इजीली ये बना लेंगे। जैसे आप एल्कोहल ऑक्साइड आयन को इस तरीके का ले लीजिए, बट आपको ये वाला जो चीज़ है, जैसे ये चीज़, ये पोर्शन आपने कवर कर लिया, अब ये बचा तो ये C2H5, यहाँ पर आप C2H5Br ले लीजिए या C2H5Cl ले लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हमने आपको रीज़न भी इसका दे दिया, किससे बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी देख लिया। और इन्होंने देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि C2H5Cl आप लेंगे तब आपको ये इजीली मिल जाएगा। अभी हमने एक फिनॉल का डिस्कशन और किया था, विलियमसन सिंथेसिस को ही लेते हुए। अगर हम विलियमसन सिंथेसिस को लेते हुए मान लीजिए हम फिनॉक्साइड आयन ये लेते हैं, तब भी हमें फिनॉल देखिए ईथर, फिनोलिक ईथर मिलेगा। इसकी तो बात हो ही गई है। हाँ, वही चीज़ है यहाँ पर, कहने का मतलब था कि ये यही बताना चाह रहा था। ये इन्होंने फिनॉक्साइड आयन करने के, मैंने फिर फिनॉक्साइड आयन लिया, तो फिनॉक्साइड आयन जनरेट करना तो यार आता ही है ना। और RX को आपने ये किया तो ऑब्वियसली ये आपका SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, और SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये आपका O हो गया। और इसके बाद आप कोई भी प्राइमरी लीजिए, मतलब इसे आप याद रखिएगा 1 डिग्री लेना है, दिस इज़ 1 डिग्री, या फिर मिथाइल लेना है या फिर 1 डिग्री लेना है। तो ये आपका जो होगा R, ये आपका 1 डिग्री होगा। OC2H5 या O ईथर इस तरीके से यूज एज द फिनॉक्साइड मोइटी। आपको याद होगा शायद हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर OH की जगह, वाटर की जगह पर अगर एल्कोहल आ जाए तो ईथर बन जाएगा। याद आया कि नहीं आया? आई थिंक याद शायद आ गया हो या नहीं आ रहा हो, तो अब याद आ जाएगा। याद आया आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन? तो मैंने कहा था कि देखो बेटा, अगर आप सपोज करो आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, अगर आपके पास ऐसा हो, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और आप यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करा रहे हो, तो आप यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिटेट लेते थे और साथ में आपने वाटर लिया था। अगर मैंने कहा था वाटर की जगह पे अगर आप अल्कोहल ले लो तो ये अल्कोलॉक्सी ऑक्सीडेशन और डीमर्क्यूरेशन कहलाएगा। और ये आपका NaBH4 आपने यहाँ पर डीमर्क्यूरेशन के लिए ले लिया, तो उस सिचुएशन पे जहाँ पर आपका H और H जुड़ते था, वाटर का एडिशन होता था, यहाँ पर आपके अल्कोहल का एडिशन होगा और ये आपका OR बन जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस CH3। तो ये देखिए ईथर ही तो बन गया, ये ईथर आपका बन गया, सिंपल ईथर बन गया। अब आप R जैसा चाहो ले लो, क्योंकि ये कोई आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है कि जिसमें आपको बड़ी मुश्किल हो कि कैसे करोगे। R की आपकी मर्ज़ी है, R जैसा चाहो आप ले लो, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, सब के लिए आप परमिटेड हो, कोई मसला नहीं है यहाँ पर R के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट SN2 जिसमें कि टेंशन वाली बात हो। एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को कि अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें, कोई एल्किल हैलाइड हो हमारा, हम थोड़ा सा इसके स्पेशियस थोड़ा और बना देते हैं या फिर इसको मिटा ही देते हैं, तो फिर ये चीज़ आपकी ऐसे चली जाएगी। जैसे मान लीजिए एक है रिएक्शन विद मॉइस्ट, आपको याद है कि नहीं है? अगर हम रिएक्शन विद मॉइस्ट Ag2O करते हैं
तो हमें अल्कोहल मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा CH3 है, CH2 है और X है, और हमने यहाँ पर मॉइस्ट Ag2O लिख दिया, तो आपको पता क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3 CH2OH, ये आपको अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर आप CH3 CH2X आप ले लें और आप ड्राई ले लें, ड्राई Ag2O ले लें, तो उस सिचुएशन पर आपको CH3 CH2O CH2 CH3 इस तरीके से ये आपको मिलेगा। ड्राई ले लेंगे आप, तो ड्राई लेने पर आपको OCH2 CH2 CH3 CH2 OCH2 CH3 यानी कि ईथर मिलेगा बेटा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशंस। हमने प्रिपरेशंस पे बेटा बात की, थोड़ी सी फिनॉल की रिएक्शंस का डिस्कशन किया, इसके बाद हमने प्रिपरेशन की बात की और हर तरीके से ईथर को बनाया, समझाया कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये 2 रिएक्शंस नहीं थी यहाँ पर एनसीईआरटी में, बट आई गिव यू, तो ऐसे ही हम सब कुछ आपको पॉइंट देंगे, एनसीईआरटी की रीजनिंग बताएंगे, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। बेटा जैसे ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग एक सीरीज़ डेवलप करेंगे एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जेई के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे लास्ट 20 ईयर्स के, और नीट के एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे लास्ट 20 ईयर्स के। आई थिंक इट विल बी वेरी 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 गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू बेटा।